गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए, तो आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको नीट में भी क्वेश्चन पूछ देता है और आईआईटी में भी पूछता है और आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, यूनिट एंड डायमेंशन से। तो आज हम सीखेंगे बच्चों कि यूनिट होता क्या चीज़ है, यूनिट निकलता कैसे है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे विस्तार से। ओके, चलिए, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ओके, चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर हुआ हमारा पूरे फिजिक्स का, माने तो पूरे फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर, या यूँ कहें कि क्लास 11th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, मेरा चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चों डायरेक्ट हम यूनिट नहीं पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो छोटे छोटे चीज़ें क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको फिजिकल क्वांटिटी। क्या बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने को मिलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और समझेंगे भी होता क्या है। ध्यान दीजिएगा। ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है बच्चों? आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि वैसे क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सके उसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों आज हम मेजर करेंगे, फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ये सब डिफिनीशन नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब डिफिनीशन बच्चा का है, और जो कि हम लोग अब बच्चा से उठ करके अब हायर क्लास में आ चुके हैं, तो डिफिनीशन भी थोड़ा सा अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे वैसे क्वांटिटी जो नेचर के नियम, नेचर के लॉ को बनाने में अपना योगदान देता हो, पार्टिसिपेट करता हो, उसे ही क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वैसी क्वांटिटी जो नेचर के नियम को बनाने में अपना योगदान देता हो, पार्टिसिपेट करता हो, उसे ही क्या कहेंगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ओके, कहेंगे कैसे हम माने कि वो क्वांटिटी नेचर के नियम को बनाने में पार्टिसिपेट करता है? तो एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, नेट फोर्स होता है। अभी नेट वर्ड नहीं समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बस फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन समझिए। तो बच्चों ये फोर्स और ये मास और ये हमारा एक्सीलरेशन जो हुआ, ये सब मिलकर के कि नेचर का नियम बना दिया। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो नेचर का लॉ है ना। कहेंगे न्यूटन दिए, अरे न्यूटन इसको खोजे, लेकिन ये नियम तो पहले से ही था ना। तो ये नेचर का नियम, और ये नेचर के नियम को बनाने में कौन कौन पार्टिसिपेट किया? फोर्स, मास, एक्सीलरेशन। फोर्स, मास, एक्सीलरेशन, ये सब मिलके नेचर का नियम बना दिया। और जो जो जिस की सहायता से मिलके बना है ये नियम, उस सभी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। इतना ही नहीं, और पढ़े होंगे भी बराबर आई आर, पढ़े होंगे क्लास 10th में। नहीं पढ़े, हम पढ़ाएंगे क्लास 12th में। भी बराबर आई आर, ये भी एक नेचर का नियम है। तो कहेंगे ओम्स लॉ, अरे ओम्स ने तो इसके बारे में बताया ना, ये तो पहले से इन लॉ चलता आ रहा है। क्या ओम्स आए तब करंट आया, तब पोटेंशियल? ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही था, बस उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं थी। तो ये पोटेंशियल हो गया, ये करंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ये सब मिलके क्या बना दिया? एक नेचर का लॉ, जिसे ओम्स के नाम से जाना जाता है ना। तो जो जो मिल करके नेचर का नियम को बना देगा, नेचर को नियम को उत्पन्न कर देगा,
वो सभी को क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, जो जो क्वांटिटी नेचर के नियम को बनाने में पार्टिसिपेट कर देगा उसे क्या कहेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, ये लास्ट में पिक क्यू का मतलब हुआ फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से देखिएगा दोस्त, कहता है द क्वांटिटी विच इज पार्टिसिपेट द मेड ऑफ लॉ ऑफ नेचर, यानी नेचर के लॉ को बनाने में जो पार्टिसिपेट करेगा उसे क्या कहेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ओके चलिए तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं मास, और एग्जाम्पल ले लेते हैं लेंथ, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, etc। चलिए ये सब बच्चों हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गए। इससे ये सब जो है मिलकर के नेचर के नियम को बनाएगा, ठीक है ना। नहीं बोलिएगा कि इसे हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे, अरे फिजिक्स से ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो एक अच्छा डेफिनेशन दीजिए कि वैसे क्वांटिटी जो नेचर के नियम को बनाने में अपना योगदान देता हो। ओके चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बच्चों, 3 पार्ट में। पहला बांट देंगे फंडामेंटल में, सेकंड बांटेंगे डेराइव्ड में, और थर्ड बांट देंगे हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। किसमें, सप्लीमेंट्री। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसे बांट देंगे हम लोग पहला फंडामेंटल, पिक क्यू कर लेते हैं हम। ओके पिक क्यू मतलब क्या समझना है बुआ, फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड हम लोग मान लेते हैं डेराइव्ड पिक क्यू मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड हम लोग मानेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब ये होता क्या है, क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है डेराइव्ड, क्या होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बुआ हम कह देते हैं ये कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। जब ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब सप्लीमेंट्री की बात करेंगे। पूरा यूनिट एंड डायमेंशन जब कंप्लीट हो जाएगा, तब 5 मिनट का ये चीज़ है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके चलिए तो हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल की बात करेंगे और डेराइव्ड की बात करेंगे। उससे पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करते हुए जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। हो गया,
बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। चलिए ध्यान देते हैं तो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये होता क्या है। तो बच्चों हम बता देना चाहते हैं, फंडामेंटल मतलब होता है आज़ाद। क्या होता है? आज़ाद, इंडिपेंडेंट। यानी क्या देंगे? वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हो, मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हो, उसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। कहेंगे वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, उसे कहेंगे हम फंडामेंटल। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप डिपेंड करने वाले हैं। क्यों? आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स वो फंडामेंटल हो जाएंगे। क्यों? वो आप पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो फंडामेंटल, और आप डिपेंडेंट, इसलिए आपका नाम डेराइव रख दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल समझ गए होंगे। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे उसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल। ओके, चलिए तो लिखते हैं। क्या लिखे हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे बच्चों, उसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जानते हैं पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल की संख्या कितना है? मात्र 7। मात्र 7। पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल की जो संख्या आता है मात्र 7 आता है। ठीक है ना? चलिए अब कौन कौन है उसे लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बुआ? लिखें देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में आएगा लेंथ, सेकंड आएगा मास, थर्ड आएगा हमारा टाइम, फोर्थ आएगा इलेक्ट्रिक करंट, फिर 5 आएगा हमारा टेम्परेचर, और 6 आएगा हमारा लुमिनियस इंटेंसिटी, और 7वां आएगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस।
बच्चों ये हमारा जो 7 है ये हमारा फंडामेंटल है, इसके अलावा कोई भी आएगा तो वो फंडामेंटल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल वैसे हुआ जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, और जो किसी पे ना डिपेंड करेगा वो ये है लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ओके, तो जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। बच्चों हमने फंडामेंटल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी? डेराइव्ड की। चलिए देखते हैं। सेकंड है हमारा बच्चों डेराइव्ड। जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी को तो हमने बांट दिया फंडामेंटल में। बाप यहाँ पे हुआ फंडामेंटल, उसके 3 बेटा, फादर फंडामेंटल को कहेंगे, सॉरी फिजिकल को कहेंगे, और उसके 3 बेटा फंडामेंटल, डेराइव्ड, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल को भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, और उसको भी अलग कर दिया। ये क्या कहता है, हम जब भी डिपेंड करेंगे, जब उस पर डिपेंड करेंगे हम जो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो। नहीं समझ में आया? ध्यान से फिर से। ये क्या कहता है, हम उस पर डिपेंड करेंगे जो किसी पे डिपेंड नहीं करता हो, और जो किसी पे डिपेंड ना करता हो उसका मतलब उसका नाम क्या था? फंडामेंटल। यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। किस पे? फंडामेंटल पे। ओके, चलिए तो हम इसे लिखेंगे, इसे हम लोग डिफाइंड करेंगे इस तरीके से, कहेंगे वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हो उसे क्या कहेंगे बुआ? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? डेराइव्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which depends on fundamental physical quantity. That quantity is called डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों इससे पहले हमने फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल की संख्या मात्र 7 था। यहाँ पे इसकी संख्या 7 नहीं है, बहुत सारा है। तो यहाँ पे नंबर नहीं लिखेंगे कि इसकी संख्या 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों? उसके अलावा कुल यही तो है, वो 7 के अलावा कुल यही है। कौन? डेराइव्ड। काहे नंबर लिखेंगे? सम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। वो 7 के अलावा जो आएगा वो क्या कहलाएगा? डेराइव्ड कहलाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे स्पीड, फिर वेलोसिटी ले सकते हो आप, और आप ले सकते हो एक्सीलरेशन, और आप ले सकते हो फोर्स, और ले सकते हो आप टॉर्क, और आप ले सकते हो मोमेंटम। अब छोड़ दो, ठीक है ना। कितना लिखिएगा? ये हमारा क्या हुआ बच्चों? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हुए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ जाता है कि आखिर डेराइव्ड बनता कैसे है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब कभी भी दो चीज़ के बीच में रिलेशन निकाला जाता है तो हमेशा या तो वो दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है या तो दोनों को डिवाइड किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ही कुछ नया चीज़ का निर्माण होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सेम नेचर के साथ होता है, क्योंकि आम में आम ही जोड़ेंगे। आम में आप केला नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग हो गया।
लेकिन आप बताइए फोर्स में मास इंटू एक्सीलरेशन आ गया, मास कुछ और नेचर का है, एक्सीलरेशन कुछ और नेचर का, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन क्या फोर्स को यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हैं तो क्या इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे मास प्लस एक्सीलरेशन? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो हो गया वो नेचर अलग हो गया और एडिशन में सेम नेचर का होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है डिफरेंट नेचर के साथ, लेकिन एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता डिफरेंट नेचर के साथ। ओके, तो कोई नया चीज़ बनेगा कब? जब हम हाँ, तो बच्चों हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे है ना, फोर्स और मास इंटू एक्सीलरेशन। थोड़ा सा उधर जाना पड़ा था, ठीक है ना। चलिए, फोर्स और मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे हम ये बोल रहे थे बच्चों कि जैसे यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो एडिशन जो होता है ना वो सेम नेचर के साथ होता है, डिफरेंट नेचर के साथ नहीं होता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होते हैं बच्चों, वो डिफरेंट नेचर के साथ होते हैं, सेम नेचर के साथ भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आखिर हम इसका मीनिंग क्या समझाना चाहते थे? यहाँ पे इसका मीनिंग हम यहाँ पे ये समझाना चाहते थे कि जैसे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्या डेराइव्ड, हम कहें डेराइव्ड का आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये बनता है? तो बनता है किसके सहायता से? फंडामेंटल की सहायता से। इसका मतलब क्या हुआ होगा? या तो फंडामेंटल को गुना किया जाएगा या तो डिवाइड किया जाएगा। कहेंगे एडिशन क्यों नहीं किया जाएगा? काहे एडिशन किया जाएगा? देखिए, एडिशन करेंगे तो नया कुछ बनेगा नहीं ना, मास में एक्सीलरेशन कभी जुटेगा नहीं ना। लेकिन मास में एक्सीलरेशन क्या हो गया? मल्टीप्लाई, दोनों क्या हो गया? अलग अलग नेचर का हो गया। एक्सीलरेशन को भी तोड़ेंगे हम लोग तो वेलोसिटी बाई टाइम आएगा, वेलोसिटी को तोड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आएगा। यानी कि सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में ही आ रहा है। यानी कि अभी तक हम कुछ नहीं इसके बारे में बताए हैं, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कुछ बताए हैं, ठीक है ना। चलिए, कुछ नहीं बताए हैं, बस ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। डेराइव्ड का निर्माण कैसे होता है बच्चों? डेराइव्ड का निर्माण होता कैसे है? तो ध्यान से सुनिएगा। डेराइव्ड का निर्माण तब होगा जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ या तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दें या डिवीजन के फॉर्म में लिख दें, तब वहाँ से एक नए क्वांटिटी का उत्पन्न होगी और वो नए क्वांटिटी क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? डेराइव्ड। क्या कहलाएगा बच्चों? डेराइव्ड। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे व्हेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई और divide to each other, then here formation of a new quantity, that new quantity is called
डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखे, फॉर्मेशन ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखे हैं बुआ वैसे जब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं या तो डिवाइड कर देते हैं, तब वैसे कंडीशन में एक न्यू क्वांटिटी का फॉर्मेशन होता है, उत्पन्न होता है, एक नया क्वांटिटी बनता है और उसी को क्या कहते हैं, डेराइव्ड। ओके, चलिए तो कुछ एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ इस पे, जैसे स्पीड। तो स्पीड किससे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस होता क्या है, लेंथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ। और लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, और फंडामेंटल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। चलिए एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्ट फोर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, मास जो कि फंडामेंटल है, एक्सीलरेशन डेराइव्ड है, लेकिन इसको हम फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। आ रहा है ना फंडामेंटल में, फिर वेलोसिटी को लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फोर्स बराबर मास इनटू डिस्प्लेसमेंट DISP के पावर m बाय टाइम स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मास को, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को, सबको क्या कहते हैं, फंडामेंटल। यानी फंडामेंटल को गुना किया गया, भागा किया गया, तब जाके जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, डेराइव्ड हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो बुआ इसे जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है ना, जल्दी से एकदम, जितना जल्दी हो सके। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम एक चीज़ और सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी। क्या सीखेंगे, कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी। कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी, CPQ। आखिर ये होता क्या है, कंप्लीट छोड़ दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी अभी हम पढ़े। वैसे वैसे क्वांटिटी जिसे जो नेचर के नियम को बनाने में क्या करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। जैसे मास देखें, टाइम देखें, बहुत सारे हम लोग देखें। आज उसमें लगा दिया कंप्लीट। आखिर कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब होता है बच्चों पूरा, आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा होना चाहिए। ओके, यानी फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट हमें पूरा होनी चाहिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप आलू लेने जाएंगे मार्केट से, आलू तो हम सब लाने जाते ही हैं, हम भी लाने जाते हैं, आप भी लाने जाते होंगे। जब आलू लाने जाते होंगे मार्केट से, तो जिस दुकान से लेते होंगे आलू, वो दुकानदार वाले को आप क्या बोलते होंगे कि आलू दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं, या बोलते हैं कि 2 kg आलू दे दीजिए, बोलते हैं ना 2 kg। किसी को 3 kg चाहिए तो 3 kg, उसमें 2, 3, 4 kg जो बोल रहा है वो हम नंबर बोले ही नहीं, सिर्फ हम बोल दें आलू दे दीजिए 1 kg। आलू ले, फिर दूसरा आदमी आया, वही बोला आलू दे दीजिए 1 kg। अरे कितना kg, ये तो बताना पड़ेगा ना। नहीं बताएंगे तो वो इनकम्प्लीट हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब कोई दूसरा आदमी उल्टा बोलता है, कैसे बोलता है, ध्यान दीजिएगा, हमें आलू दे दीजिए 2, उसने kg को खा गया। फिर तीसरा आदमी आया, वो भी बोला आलू दे दीजिए 5, उसने भी kg को खा लिया। पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, नंबरे को खा रहा था और kg वगैरह बोल रहा था। अब क्या हुआ, नंबर तो उगल दे रहा है लेकिन kg को खा गया। इस तरीके से जैसे आलू लाने जाना था, बेचारा को लाना था 2 kg, उसने बोल दिया सिर्फ 2, क्या हो 2, दुकानदार 2 को आलू उठाया दे दिया, नहीं ना देगा, कैसे देगा, सिर्फ 2 मतलब क्या चाहिए। ठीक, और उसके बाद दूसरा आदमी आया तो उसने बोला kg
आलू दे दीजिए केजी, अब कितना केजी, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। आप नंबर खा जाएंगे, ये भी कन्फ्यूजन है, और ये केजी वगैरह खा जाएंगे, ये भी कन्फ्यूजन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको पूरा कोई डाउट ना हो दुकानदार को आलू देने में, तो आपको पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा 2 केजी। किसी को चाहिए 5 केजी तो 5 केजी बोलेगा, जिसको जितना चाहिए उतना बोलेगा। तो ये सब जो हुआ बुआ, ये हुआ नंबर है। नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। अब देखिए आएगा यूनिट, इससे क्या बोलता है, यूनिट। तो n इंटू यू, इंटू के फॉर्म में, तो n इंटू यू, यानी n से हुआ नंबर, और नंबर यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और u से यूनिट। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट तब बनेगा जब उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट दोनों एक साथ हो। यदि दोनों में से कोई एक गायब हो जाएगा तो वो फिजिकल क्वांटिटी इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ओके, ठीक। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। चलिए, देखिए क्या लिखेगा था, इन दिस केस न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट बोथ आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, ठीक है ना, क्या होता है, एक साथ। यानी कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो दोनों एक साथ होने चाहिए। ये नहीं कि आज न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और कल यूनिट हुआ। यानी कि जब हम दुकानदार वाले को हम आलू बोले तो आज बोलेंगे 2 और कल आके बोलेंगे केजी, क्या ऐसा होगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। 2 बोले आज, केजी बोलेंगे कल, ऐसा होगा नहीं। दोनों एक साथ साथ बोलना पड़ेगा। 2 केजी, 5 केजी, 4 केजी, 6 केजी, जितना केजी चाहिए दोनों एक साथ बोलना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इससे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सी पी क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। इसे हम लोग बोल देंगे, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ तक लिखिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा बच्चों कि आखिर ये यूनिट क्या चीज़ है। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने के लिए हमको इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ा। अब देखिए बीच में आ गया ना यूनिट। अब ये यूनिट होता क्या है, इस तरीके से पढ़ाई होता है कि जो चीज़ हम हेडिंग डालें हैं वो चीज़ को पीछे पढ़ें, बेसिक चीज़, और वो बेसिक पढ़ते पढ़ते वो चीज़ आ जाए जो हेडिंग में डाला हुआ था। हेडिंग में क्या डाला था, वह यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चों अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन के बारे में। ओके बच्चों, चलिए, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, यूनिट। अब ये यूनिट होता क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिट को हिंदी में हम लोग मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रक। ठीक है ना, यूनिट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होंगे वो ध्यान दीजिएगा, मतलब जो बिहार बोर्ड से आए हैं। ठीक है ना,
मात्रक। ये यूनिट होता क्या है? तो बच्चों यूनिट क्या है? कहता है क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता हुई, और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको स्टैंडर्ड की आवश्यकता हुआ, उसी स्टैंडर्ड को हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है ना? चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखे हैं? टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड ए स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाएगा कि ये स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। क्वेश्चन क्या उठेगा? ये स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे हम लिखें टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता हुआ, उसी स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे हमें आलू लेना था, तो आलू को मेजर नहीं किया, आलू के मास को मेजर किया। किस में? केजी में, केजी में, केजी में। हमें बायर चाहिए 1 मीटर 2 मीटर, तो देखते होंगे दुकानदार बायर को मेजर करता है। 1 मीटर चाहिए 1 मीटर देगा, 1 फीट चाहिए 1 फीट देगा, मेजर करके देगा, देता है ना। चलिए तो वही हमारा हुआ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वही कहता है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता हुआ, और उसी स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो बच्चों का स्टैंडर्ड का मीनिंग होता ये है कि एक ऐसा माना हुआ चीज़, एक ऐसा कंसीडर किया गया चीज़ जो मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में जितने भी आदमी हैं उन सभी के लिए एक हो जाए, उसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कहेंगे। जैसे आम, क्या आम को आम हम इसलिए बोलते हैं ताकि उसको काटेंगे तो अंदर आम लिखा रहेगा? नहीं, लोगों ने बहुत पहले समय से उसको आम मान लिया, इसलिए हम सब उसको आम मानते हैं। उसको अगर हम कटहल बोल देंगे तो अब हमको कहने से कुछ नहीं होगा, क्यों? पहले से वो चला आ रहा है। यदि हाँ सब आदमी उसको कटहल बोलने लगेगा तो सच में वो कटहल हो जाएगा और कटहल को आम बना देगा। क्यों? माना हुआ चीज़ है, इसके कोई रीज़न नहीं है। तो कहता क्या है कि ऐसा माना हुआ चीज़ जो मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए एक हो जाए, उसी का नाम स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड मतलब माना हुआ चीज़, और वैसा माना हुआ चीज़ जो मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में जितने भी आदमी सब के लिए एक हो गया, उसी का नाम क्या होगा? यूनिट हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसा माना हुआ चीज़ जो मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि सब के लिए एक हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कहेंगे। और स्टैंडर्ड को ही तो यूनिट कहा जा रहा है। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता हुआ। स्टैंडर्ड मतलब माना हुआ चीज़, ऐसा माना हुआ चीज़ जो सबके लिए एक हो जाए। ठीक है? चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फंडामेंटल यूनिट। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, यूनिट को हम लोग बांटेंगे। क्या करेंगे? यूनिट को हम लोग बांट देंगे। पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डेराइव्ड यूनिट। अब क्वेश्चन ये उठ जाएगा, फंडामेंटल यूनिट क्या है? ध्यान दीजिएगा, यूनिट मतलब क्या हुआ?
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता हुआ ना। स्टैंडर्ड मतलब माना हुआ चीज़। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं एक माने हुए चीज़ से, उसी का नाम यूनिट। अब कौन से फिजिकल क्वांटिटी की मेजर की बात कर रहा है? फंडामेंटल। यानी कि जो यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए आएंगे उसे फंडामेंटल यूनिट, और जो यूनिट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए आएंगे उसे डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या लिखेंगे? द यूनिट which is valid for fundamental physical quantity। That unit is called फंडामेंटल यूनिट। अब सेकंड क्या है? डेराइव्ड। तो लिख लेंगे इसके बारे में भी हम लोग। क्या कहेंगे? यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल की जगह क्या आ जाएगा? डेराइव्ड हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग द यूनिट विच इज valid for derived physical quantity is called derived unit। चलिए हो गया। डेराइव्ड यूनिट वैसे यूनिट को कहेंगे जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए होंगे, और फंडामेंटल यूनिट उसे कहेंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए वैलिड होंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। मेरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। ये होता क्या है? तो बच्चों यहाँ पे क्या है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मीनिंग
सिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है, और जिस चीज़ का सिस्टम होता है उसमें वो चीज़ एक से ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनिएगा, सिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है, और सिस्टम में जिसका सिस्टम हो रहा है वो एक से ज़्यादा होगा। यहाँ पे किसका सिस्टम है? यूनिट का, यानी यूनिट एक से ज़्यादा होगा, यूनिट एक से ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे होगा कि फिजिकल क्वांटिटी एक रहेगा लेकिन उसका यूनिट एक से ज़्यादा होगा, तभी तो वो कहलाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी एक और उसका यूनिट एक से ज़्यादा, यानी उसको एक से ज़्यादा तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट करना है तो यूनिट कहलाया। एक माने हुए चीज़ से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेना, वो क्या कहलाया? यूनिट। तो यहाँ पे कहता क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटी एक रहेंगी और उसके यूनिट एक से ज़्यादा होंगे, उसे क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कहता है इन दिस कंडीशन, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट के कंडीशन में नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी का नंबर ऑफ यूनिट एक से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसे क्या कहेगा? सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जो है वो 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। ध्यान दीजिएगा। पहला, फर्स्ट हमारा आता है सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड आएगा एफपीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड आएगा एमकेएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। और लास्ट एंड फोर्थ एसआई, सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, और आज हम यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई ये सब क्या होते हैं इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा यहीं से यूनिट का सेवा भी समाप्त हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। मेन हमारा जो टाइम लगेगा वो डायमेंशन में लगेगा। यूनिट अगले क्लास, अगले लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छा फिजिक्स का फैकल्टी मिल सके और आप अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।